हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लाइक अल्कोहल, ठीक है, फार्माकोलॉजी ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हम कर चुके हैं। हिप्नोटिक सेडेटिव हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट जर्नल एनेस्थेटिक और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है लोकल एनेस्थेटिक। ओके, तो जर्नल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक का डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जर्नल एनेस्थेटिक जिसमें आपका ऐसे एनेस्थेटिक्स जिन्हें देने के बाद पूरी बॉडी में इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होता है, यानी कि इंसान की कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाती है, इंसान बेहोश हो जाएगा, ठीक है। इमोबिलिटी, बॉडी के सारे मूवमेंट लॉस्ट हो जाएंगे, मसल सारी रिलैक्स हो जाएंगी। एनाल्जेसिया, जो आपका इंसान है उसे पेन सेंसेशन या किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट उसका सेंसेशन भी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स की, तो लोकल एनेस्थेटिक बेसिकली वो एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं जिन्हें लेने के बाद ऑल्दो ये रिवर्सिबल ही है, ठीक है, यानी कि इन्हें देने के बाद भी वापस से रिवर्स हो सकता है, यानी कि थोड़ी देर तक इंसान एनेस्थेटाइज रहेगा या वो एरिया एनेस्थेटाइज रहेगा जहाँ पे आपने एनेस्थीसिया दिया हुआ है, बट कुछ टाइम बाद अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये भी आपकी रिवर्सिबल कंडीशन है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जिस एरिया में आपने ये एनेस्थेटिक दिया होता है केवल वही एरिया एनेस्थेटाइज होता है इंस्टेड ऑफ होल बॉडी, ठीक है। तो इस एनेस्थीसिया को देने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके पूरे बॉडी के मूवमेंट खत्म हो गए, आप हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रहे हैं या आप बिल्कुल भी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, या फिर आपकी पूरी बॉडी में आपका जो पेन सेंसेशन है वो ख़त्म हो गया है, ये भी नहीं होने वाला है। और ये भी नहीं होने वाला है कि आप अनकॉन्शियसनेस में आ जाएंगे या आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, बेहोश नहीं होने वाले आप, ठीक है। सो लोकल एनेस्थेटिक बेसिकली सबसे पहली बात, जो फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक जो डिस्कवर हुआ था या पहला जो लोकल एनेस्थेटिक है वो क्या है, हमारा कोकेन, ठीक है। कोकेन हमारा फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक है आपका, ठीक है। जनरली ये अभी जो है आपका ज़्यादा एब्यूसिव पर्पस के लिए इसे यूज़ करते हैं लोग, नशे के लिए इसे यूज़ करते हैं, बट जो कोकेन है ये फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक है जिस भी एरिया में आप इसे लगाते हैं। अब इसका रूट की बात होती है कि आप रूट कौन सी रूट से लोकल एनेस्थेटिक दे सकते हैं, ये केवल कोकेन है। आप क्या है, इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशन आए हैं, ड्रग्स हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे इन क्लासिफिकेशन। तो जहाँ भी जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी रूट आप ले सकते हैं फॉर लोकल एनेस्थेटिक, लाइक जर्नल एनेस्थेटिक में हमारे पास था इनहेलेशनल और आईवी। आप या तो डायरेक्ट इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाइए या फिर आप इनहेलेशन के थ्रू दे सकते हैं। सेम जैसे लोकल एनेस्थेटिक में क्या, जो हमारी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ROA, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सी होती है, आप इंट्राडर्मल दे सकते हैं, ठीक है, सीधे डर्मिस में आप इंजेक्शन दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस आप दे सकते हो SC रूट से, ठीक है, और इंट्राथीकल, ठीक है, इंट्राथीकल आप दे सकते हो, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में आप ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं, ये भी लोकल के केस में आता है, मैं बताऊंगी कहाँ है। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, या तो आप स्पेसिफिकली आप अपनी डर्मिस में हल्का सा, डर्मिस में इंजेक्शन समझ में आता है ना, हल्का सा केवल स्किन में ऊपर से लगाना होता है। SC रूट में थोड़ा सा स्किन को इस तरीके से पुल करके इंजेक्शन लगता है, ठीक है, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। इंट्राथीकल आपने देखा होगा जब आपका सिजेरियन सेक्शन होता है, बेसिकली प्रेगनेंसी में अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, कोई रीज़न हो सकते हैं अलग अलग, अगर नॉर्मल नहीं हो सकती है तो फिर C-सेक्शन करना पड़ता है। सो फॉर दैट आपका डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें आपका क्या करते हैं, वहाँ पे आपका इंजेक्शन दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो लोअर रीजन है, ठीक है, जो आपका लोअर एरिया है आपका एब्डोमेन से थोड़ा सा नीचे का जो जितना भी पूरा पार्ट है आपका, वो क्या हो जाता है, एनेस्थेटाइज हो सकता है। तो इसे भी हम लोकल एनेस्थीसिया बोलेंगे, क्योंकि बॉडी का ऊपर का पार्ट पूरा सेंस दे रहा है, आपको सारा कुछ महसूस ऐसे हो रहा है कि हाँ ऑपरेशन चल रहा है, बट बॉडी के जो जिस पार्ट पे ऑपरेशन हो रहा है, जो एरिया है वो बिल्कुल एनेस्थेटाइज्ड है, इसलिए आपको पेन फील नहीं होता, लेकिन आप बेहोश नहीं है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
बॉडी के जिस पार्ट्स पे इंजेक्शन लगा है स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में, उससे नीचे का एरिया जरूर आपका मूवमेंट खत्म हो चुके हैं, लेकिन ऊपर के एरिया, हाथ वगैरह, आपकी गर्दन, सब चीज़ें मूव कर रही हैं। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के एनेस्थीसिया को आप लोकल एनेस्थीसिया बोलते हो, जब आपका रेस्ट, आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को आप एनेस्थेटाइज कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, जैसे ये तो था आपका सीवियर वाला हो गया कि भाई आपने पेल्विक पूरा रीजन आपका कमर से नीचे का जितना भी पोर्शन आपका है सारा एनेस्थेटाइज हो गया, ऐसे ऑपरेशन में करते हैं। और जनरली आप जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपके गम्स में, आपके जॉ में आपका इंजेक्शन लगता है आपका जॉ लाइन पे, तो वो भी आपका क्या कर रहा है, वो भी लोकल एनेस्थेसिया है, क्योंकि वहाँ पे आपका टूथ का बेसिकली वही वाला एरिया पूरा क्या हो जाता है, एनेस्थेटाइज हो सकता है, ताकि जब आप का टूथ एक्सट्रैक्ट करे डेंटिस्ट तो आपको फील ना हो। समझ में आ रहा है? तो ये भी लोकल एनेस्थीसिया है। तो इस तरीके से ये आपकी रूट्स हैं, ये रूट्स को समझाना था, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद जो लोकल एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं इनकी एक खासियत होती है, ये तभी एक्ट कर सकते हैं, और मोस्टली आपने फार्माकोलॉजी में भी देखा है कि ड्रग की एक्टिविटी तभी प्रोड्यूस होती है जब वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती है। यानी कि आप कह सकते हो कि जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो तभी हो सकता है जब ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। एक बार ड्रग का आयनाइजेशन हो गया, यानी कि वो अपने आयंस में टूट गई, तो उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक भी आपका क्या रहना चाहिए, अनआयनाइज्ड रहना चाहिए। तो मोस्टली जितने भी हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो वीक बेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीक बेस है, जिनका पी के जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना है आपका 8 to 9। ठीक है, तो बहुत वीक बेस है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है। तो इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है कि इसे कभी भी इससे कम पीएच की, आपने इससे कम पीएच के में नहीं लेके आना है। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये आयनाइज्ड हो जाएंगे, और आयनाइज होने की वजह से इनका इफेक्ट नहीं आएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों मैं ये अनआयनाइज्ड आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं दे शुड बी अनआयनाइज्ड। ठीक है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका आयनाइजेशन हो जाए, अदरवाइज इनका इफेक्ट नहीं आएगा। और यही रीज़न है, यही कारण है लोकल एनेस्थेटिक। इन्फ्लामेशन जब भी होता है ना तो लोकल एनेस्थेटिक का असर नहीं आता है। अभी मैं बताऊंगी क्यों नहीं आता है, वो पहले मैं आपको बता दूं आयनाइज अनआयनाइज्ड का कॉन्सेप्ट। सो ये आपका मेन चीज़ है। मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज आपने लोकल एनेस्थेटिक दिया, ठीक है, कहीं पे भी दिया, तो ऑब्वियसली जो जितने भी एनेस्थेटिक है इनका मेन काम कहाँ है, हमारी नर्व्स में, न्यूरॉन्स में ही काम है, क्योंकि इम्पल्स को रोकना है ना हमें किसी भी तरीके से। इम्पल्स अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो खुद ब खुद क्या होगा, हमारा सारी सेंसेशन लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक न्यूरॉन है, मान लीजिए ये न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट है, ठीक है, एक्सोन पार्ट बताया था। अब मैं इसी को क्या कर रही हूँ, पूरा मेम्ब्रेन के फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, बताया था ना। ये हो गई हमारी ऊपर वाला एक्सोन की मेम्ब्रेन बना दी मैंने एक साइड की, अभी दूसरे की भी बनाएंगे लाइक दिस। मैं रफली ही बना रही हूँ, आप अपना अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा चैनल, आयन चैनल, जिससे हमें मतलब है। ठीक है, मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो ऊपर वाली मैंने बना दी, अब नीचे वाली भी मैं बना रही हूँ। ठीक है, एक्सोन की मेम्ब्रेन, ये पूरा एक्सोन हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बनाया है, मैंने बस इसकी मेम्ब्रेन को ओपन करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। लाइक दिस, इसमें भी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भी आपके चैनल्स प्रेजेंट होंगे। ये रहा हमारा चैनल। ओके, ये चैनल को अभी हम क्लोज दिखाते हैं इस तरीके से। अभी ये चैनल क्लोज और ओपन होते रहता है, हमें पता है, मैंने दोनों बना लिया। ठीक है, तो मैं आप सिंपल इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, ये हमारा न्यूरॉन था, न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट है।
ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखोगे कि जो आउटर साइड है यानी कि इस न्यूरॉन से बाहर की जो साइड है उसका जो पीएच होता है आपका, जनरली वहाँ पे पीएच आपका क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है। लेकिन अंदर जो है न्यूरॉन के अंदर का एरिया अगर मैं बात करूँ, ये वाला एरिया, तो ये क्या है, यहाँ का जो पीएच है ये क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है, एसिडिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो हुआ क्या, देखो आपने सपोज लोकल एनेस्थेटिक लिया, अब मैं इसी पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। बाहर से आपने लिया लोकल एनेस्थेटिक, कोई सा भी हो सकता है, सपोज ये कोकेन ही है, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक LA। ठीक, अब ये लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है, देखो लोकल एनेस्थेटिक हमेशा ध्यान रखना कि इसके जो रिसेप्टर हैं ये बाहर साइड में नहीं है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, इस एक्सोनल मेम्ब्रेन आप इसे बोल सकते हो, बाहर इसके रिसेप्टर नहीं है। नहीं तो क्या होता, आसानी से यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे रिसेप्टर होता, ठीक है, तो ये लोकल एनेस्थेटिक को कोई दिक्कत थी नहीं, ये घूमता हुआ आ रहा है, अपने रिसेप्टर से बाइंड होता और इफेक्ट दिखा देता है ना। लेकिन यहाँ पे पॉइंट यही है कि ये रिसेप्टर यहाँ पे ना होके, जो लोकल एनेस्थेटिक के रिसेप्टर हैं वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन ना होके यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इसे मैं दिखा देती हूँ ब्लैक कलर से। सपोज ये है रिसेप्टर की लोकेशन, ठीक है, इस तरीके से हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अब होगा क्या, अब बताइए लोकल एनेस्थेटिक कैसे बाइंड होगा। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है, लोकल एनेस्थेटिक क्योंकि ये क्या है, आपका वीक बेस है, और मैंने क्या बोला था, ये अनआयनाइज्ड है, अभी इसका आयनाइजेशन नहीं हुआ है, तो आसानी से ये आएगा और इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ अंदर पहुंच जाएगा। और यही रीजन है क्यों इसको अनआयनाइज्ड होना चाहिए। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसका अनआयनाइज्ड होना क्यों जरूरी है। तो इसका कारण यही है क्योंकि इसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, इसके पास जो रिसेप्टर है वो बाहर नहीं है, इंट्रासेलुलर है वो। ठीक है, तो एक बार लोकल एनेस्थेटिक अंदर पहुंच गया। अब क्या हुआ, लोकल एनेस्थेटिक को अंदर यानी कि ये वाले एरिया में, जो न्यूरॉन के अंदर का एरिया है, एक्सोनल मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे कैसा पीएच मिला, एसिडिक पीएच मिला। तो फटाफट से ये अभी तक क्या था, ब्रैकेट में लिखते हैं, अभी तक ये क्या था, अनआयनाइज्ड था। तो एकदम से ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस एसिडिक एनवायरनमेंट ये क्या हो जाएगा, आपका आयोनाइज्ड हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये आयोनाइज्ड होने की वजह से क्या होगा, ये अब वापस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अंदर तो एंट्री ले ली इसने ड्यू टू अनआयनाइज्ड नेचर, बट ये यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या हुआ था, अनआयनाइज्ड से क्या बन गया था, आयनाइज बन गया था, आयंस में टूट गया था, चार्जेस के ऊपर आ गए थे। तो अब ये क्या रहेगा, न्यूरॉन के अंदर एंट्रैप हो चुका है, बाहर ये डिफ्यूज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब ये आयनाइज जो आपका लोकल एनेस्थेटिक है, क्योंकि जो आयनाइज अनआयनाइज का कॉन्सेप्ट है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ही होता है। मेम्ब्रेन तो क्रॉस हो गई है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आयनाइज है आपका, ठीक है, ये फटाफट से जाएगा और अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। दोनों साइड से अपने रिसेप्टर दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल इससे बाइंड होंगे। सपोज मैं इसे ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ, तो कुछ इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, कुछ इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ। समझ में आ गया अंदर जाके कैसे बाइंड हुआ, बाहर तो था नहीं ना ऑप्शन। तो इसीलिए मैंने बोला कि अनआयनाइज्ड होना जरूरी है, क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस तभी कर पाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ये चैनल कौन से हैं, ये चैनल बनाए तो है मैंने, लेकिन आपको बताया तो नहीं ना ये चैनल कौन से हैं। ये चैनल कौन से हैं, आपके सोडियम चैनल हैं। ठीक है, सोडियम चैनल है, और आप जानते हो सोडियम का अंदर एंट्री करना कितना ज़रूरी है इम्पल्स कंडक्शन के लिए। अगर सोडियम अंदर आएगा तभी तो वो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, वो इम्पल्स बनेगी और मैसेज आगे जाएगा। तो ये जो चैनल होते हैं इनकी वजह से कौन अंदर आता है, सोडियम अंदर आता है। लेकिन जब ये लोकल एनेस्थेटिक अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, इन जो चैनल्स को क्या कर देगा, आपका जो ये सोडियम चैनल है इन्हें क्या कर देगा, आपका ब्लॉक कर देगा।
ठीक है। लोकल एनास्थेटिक ने क्या किया, इन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। और मैंने स्टार्टिंग में क्लोज्ड इसलिए दिखाए थे क्योंकि ये जो सोडियम चैनल होते हैं ऐसे ही होते हैं, कुछ टाइम आपका इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं फिर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। बट इन्होंने क्या किया, सोडियम चैनल को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया लोकल एनास्थेटिक ने। तो क्या होगा बताइए, चलिए अब रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा। सोडियम चैनल हो गए ब्लॉक, ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए। सोडियम चैनल के ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, नो इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन, ना ही कोई इम्पल्स बनेगी, और जब बनेगी नहीं तो कंडक्शन कैसे होगा, ठीक है। और जब ये हो ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, कौन सी स्टेज आ जाएगी, एनेस्थीसिया की स्टेज आ जाएगी, यानी कि इंसान को कुछ महसूस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस एरिया से इम्पल्स, इस न्यूरॉन से इम्पल्स आगे जा ही नहीं रही है। तो क्या आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा। अगर सपोज किसी का कोई टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट ने लोकल एनास्थेटिक लगाया, लोकल एनास्थेटिक ने इस तरीके से बाइंड हुआ, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। अब क्या हो रहा है, आपके जो टूथ वाला जो एरिया था, जो आपका गम वाला एरिया जहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ है, अब वहाँ से इम्पल्स ब्रेन को जा ही नहीं रही है। चाहे कितना आपका जो डेंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, पूरा आपका टूथ आपका एक्सट्रैक्ट कर दिया, लेकिन जब मैसेज ब्रेन को जा ही नहीं रहा है तो ब्रेन को पता कैसे चलेगा, दर्द का पता लगेगा ब्रेन को, नहीं लगेगा, क्योंकि कोई इम्पल्स गई नहीं ना ब्रेन के पास। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है, ठीक है। कैसे हुआ, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इस बात पे जो मैंने आपसे बोला था कि लोकल एनास्थेटिक क्यों इन्फ्लामेशन में नहीं दिए जा सकते। तो उसका रीज़न बहुत सिंपल है, दो रीज़न होते हैं लोकल एनास्थेटिक को इन्फ्लामेशन में न देने के। पहली बात, जो भी एरिया इन्फ्लाम्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे जो पीएच होता है ना वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है, पीएच आपका कम हो जाता है। तो आप अगर लोकल एनास्थेटिक दोगे, उस एरिया का पीएच कम है, जो बाहर वाला एरिया है वहीं पे पीएच कम है, तो लोकल एनास्थेटिक देते ही बाहर ही क्या हो जाएगा, आपका आयनाइज्ड हो जाएगा। तो क्या वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, नहीं, ठीक है। तो लोकल एनास्थेटिक इसीलिए इन्फ्लामेशन में नहीं दिया, क्योंकि इन्फ्लामेटरी जब सिचुएशन होती है तो वहाँ पे पूरे एरिया में आपका पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। दूसरा रीज़न, जो इन्फ्लामेटरी, जहाँ पे भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। सपोज आपने लोकल एनास्थेटिक दिया, ठीक है, लोकल एनास्थेटिक आया, इस एरिया में आया, लेकिन यहाँ से ब्लड इतनी तेज़ी से फ्लो कर रहा है कि ये लोकल एनास्थेटिक को अपने साथ ले गया, पूरी बॉडी में घुमा दिया। तो क्या लोकल एनास्थेटिक का इफेक्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसीलिए लोकल एनास्थेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में एड्रेनलिन भी दिया जाता है, क्योंकि वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड के फ्लो को कम कर देगा। तो लोकल एनास्थेटिक जिस एरिया में दिया है उस एरिया में ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा ताकि असर रहे। लेकिन अगर सोचो कि ब्लड का फ्लो, इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा है कि ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अभी हम नॉर्मल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, हम इन्फ्लामेटरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, लोकल एनास्थेटिक दिया, एकदम से ब्लड आया अपने साथ इससे ले गया आगे की ओर, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे इंजेक्शन लगा था आपके गम पे लोकल एनास्थेटिक का, और एकदम से ब्लड का फ्लो इतना ज़्यादा था कि वो अपने साथ ले गया, तो आपकी बॉडी में चला गया, यहाँ से तो हट गया, तो क्या असर होगा लोकल एनास्थेटिक का, नहीं होगा। तो ये दो रीज़न है क्यों इन्फ्लामेटरी कंडीशन में, क्यों इन्फ्लामेशन के टाइम पे लोकल एनास्थेटिक असर नहीं करते। पहला रीज़न बता दिया, क्योंकि पीएच कम हो जाता है एरिया का, तो जो भी लोकल एनास्थेटिक आप दोगे वैसे ही अनायनाइज से आयनाइज्ड हो जाएगा। और दूसरा रीज़न, ब्लड फ्लो आपका इन्फ्लामेटरी सिचुएशन में बढ़ जाता है, तो लोकल एनास्थेटिक फटाफट से अपने जो साइड ऑफ एक्शन है वहाँ से हट जाएगा, तो इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से लोकल एनास्थेटिक्स काम करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक और मेरे पास एनास्थेटिक है, लेकिन वो अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है, देखते हैं कैसे करता है। ये वही आएगा, सोडियम चैनल ही है, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं, इसे देखो, एक एनास्थेटिक हमारे पास है जो नेचुरल होता है, नेचुरल प्रेजेंट होता है, लेकिन ये टॉक्सिन है, ठीक है, ये हम यूज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल इसको मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यही सेम रहेगा, ये हमारे सोडियम चैनल है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो ये एनास्थेटिक कैसे काम करता है। आपने अगर फिश का नाम सुना होगा, पफर फिश होती है, ठीक है,
पफर फिश, ठीक है, ये मछली है बेसिकली। इससे ये टॉक्सिन को सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं टेट्राडोटॉक्सिन। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। टेट्राडोटॉक्सिन वो टॉक्सिन है जो ये पफर वैक्सीन आपका रिलीज करती है, अपने अंदर से सिक्रीट करती है। तो टेट्राडोटॉक्सिन आपका क्या करता है, सपोज ये ग्रीन कलर से जो मैंने शो किया है ये टेट्राडोटॉक्सिन है, ठीक है, TDT से मैं इसे शो कर रही हूँ, टेट्राडोटॉक्सिन। तो ये क्या करेगा, सीधे जाता है, ठीक है। इसके जो आपके रिसेप्टर होते हैं, टेट्राडोटॉक्सिन के जो रिसेप्टर होते हैं ये सेल के बाहर ही होते हैं, ठीक है। इसके लिए इसे अंदर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी। लोकल एनेस्थेटिक को क्या हुआ था, अंदर क्रॉस करना पड़ा था ना, लेकिन ये टेट्राडोटॉक्सिन सीधे इस रिसेप्टर पे जाएगा, ठीक है, रिसेप्टर पे जाके बैठ जाएगा और बैठने के बाद ये क्या करेगा, सोडियम जो चैनल हैं उन्हें ब्लॉक कर देगा। सेम वही इफेक्ट आना है, कुछ अलग इफेक्ट नहीं है। सोडियम चैनल ब्लॉकेज, ये जो चैनल है ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसका इफेक्ट समझ में आया। जैसे लोकल एनेस्थेटिक भी यही कर रहे थे, लेकिन टेट्राडोटॉक्सिन ने भी यही किया, लेकिन तरीका अलग था। क्या किया, इसका जो रिसेप्टर था ये एक्स्ट्रा सेलुलरली था, तो इसे क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी मेम्ब्रेन को। तो आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से हट गया, ये गया सीधे बाइंड हुआ और इसने सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। ये टॉक्सिन है आपका बेसिकली, ठीक है, बहुत टॉक्सिक फिश है ये आपकी। तो टेट्राडे आपकी फैमिली होती है पूरी फिशेस की जो इस कैटेगरी में आती हैं, और ये जनरली ये टॉक्सिन को रिलीज करती है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ऐसा टॉक्सिन आप सोचिए ऐसी फिश के कांटेक्ट में आप आए तो आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना, आप लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे तो आप इसे यूज़ करोगे नहीं क्योंकि टॉक्सिन है। बट अगर ये फिश आपके कांटेक्ट में आ गई और ये टॉक्सिन आपकी बॉडी में चला गया गलती से, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में जितने भी आपके सोडियम चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और इम्पल्स कंडक्शन बिल्कुल ख़त्म। अगर ज़्यादा लेवल में टॉक्सिन बॉडी में चला गया तो लोकल एनेस्थीसिया की बदले जनरल एनेस्थीसिया हो जाएगी, पूरी बॉडी आपकी पैरालाइज हो सकती है, ठीक है। तो जनरल एनेस्थेटिक का तो रिजल्ट आपको पता ही है। तो ये टॉक्सिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बट इफेक्ट इसका सेम है एज लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी लोकल एनेस्थेटिक आप देखेंगे ये ज़्यादातर क्या करते हैं, आपके स्मॉल फाइबर्स पे काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है 2 टाइप के फाइबर होते हैं, स्मॉल और लार्ज फाइबर। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं स्मॉल फाइबर्स पे ज़्यादा इफेक्ट देते हैं, और जनरली ये उन न्यूरॉन्स पे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जो माइलिनेटेड है, यानी कि जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और जो इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हम बात करते हैं एनेस्थीसिया की ससेप्टिबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा जो फाइबर अफेक्ट होते हैं, अगर किसी को आपने लोकल एनेस्थेटिक दिया तो सबसे ज़्यादा पेन के लिए, जो पेन की सेंसेशन को आपका ट्रांसमिट करते हैं ना, सबसे पहले वो आपके एनेस्थेटाइज होंगे, यानी कि उन पे असर पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड आपके सिंपैथेटिक फाइबर, यानी कि वो आपके न्यूरॉन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनमें असर पड़ेगा। देन उसके बाद आपका जो टेम्परेचर के जो सेंसेशन को ट्रांसमिट करते हैं वो रिसेप्टर आपके अफेक्ट होंगे, और लास्ट आपके मोटार फाइबर पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखो तो मोटार फाइबर पे इफेक्ट बहुत देर पे पड़ता है, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट है। सबसे पहले पेन का ही जो आपकी सेंसेशन है वो ब्लॉक होगी, फिर सिंपैथेटिक की बारी आएगी, फिर आपके टेम्परेचर के जो रिसेप्टर हैं उनकी बारी आएगी, और लास्ट में मोटार है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। आप लोकल एनेस्थेटिक की अगर डोज ज़्यादा देते हो तो वो आपके मोटार फाइबर, आपकी बॉडी को भी, आपकी जो मोटार मूवमेंट है आपके उनको भी ख़त्म कर सकता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद हमारा जो डिस्कस करना रह गया, हाँ, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोकल एनेस्थेटिक ले रहे हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि इन्हें लेने के बाद डिजीनेस आपको फील होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इनिबिशन हो रहा है। तो इनिबिशन जब भी होता है ये कुछ इफेक्ट तो बिल्कुल कॉमन से हैं जो सब में ही आते हैं, डिजीनेस। प्लस इसे लेने के बाद हेडेक हो सकता है, ठीक है, हेडेक इसका है, प्लस कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूज्ड इंसान फील करेगा। और इसके साथ साथ आपका CNS डिप्रेशन, ठीक है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो सकता है। एक एक्सेप्शन है, मैं बता दूंगी अभी आपको। और दूसरा आपका एक और आपका इसमें रहता है, आपका जो मायोकार्डियल एक्टिविटी है ना, वो भी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मायोकार्डियल एक्टिविटी मतलब आपका हार्ट रेट वगैरह सारा कम हो जाएगा। अब ये लास्ट के जो 2 इफेक्ट आपने देखे ना, CNS डिप्रेशन और मायोकार्डियल एक्टिविटी का कम होना, ये कोकेन के साथ नहीं है, कोकेन इसमें एक्सेप्शन है। कोकेन लेने के बाद CNS आपका डिप्रेस होने की वजह से बजाय
CNS एक्साइट हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। और मायोकार्डियल एक्टिविटी भी आपकी कम होने की वजह बढ़ जाती है, हार्ट रेट, BP सारा कुछ बढ़ जाता है ड्यू टू कोकेन। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये तो था ऑल अबाउट साइड इफेक्ट। अब लास्ट में आपके साथ जो डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है इसकी क्लासिफिकेशन, जो कि इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है ना इसका अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। कितनी देर के लिए ये अपना एक्शन दिखा रहा है। तो क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है आपका, या पोटेंसी के अकॉर्डिंग बोल सकते हो, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी लो पोटेंसी, जिसकी पोटेंसी सबसे कम है, ठीक है। इस कैटेगरी में आपकी जो ड्रग आती है वो है आपकी प्रोकेन, और ये ड्रग यूज़ नहीं करते आप, ठीक है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट है, इसीलिए ये ड्रग यूज़ नहीं होती है। तो प्रोकेन आपकी लो पोटेंसी वाली ड्रग है, और इसका कारण ये है कि इसका जो आपका ड्यूरेशन होता है ना वो भी बहुत क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आपने प्रोकेन दिया बहुत कम टाइम के लिए ये असर दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड कैटेगरी जो है इंटरमीडिएट पोटेंसी, ठीक है, इंटरमीडिएट पोटेंसी। तो इंटरमीडिएट पोटेंसी में जो हमारे पास ड्रग आती है वो है आपकी लिडोकेन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिग्नोकेन या जाइलोकेन, ठीक है, इसके नेम है ऑल्टरनेट नेम। तो जो ये लिडोकेन है आपकी बेसिकली लिग्नोकेन जिसको बोलते हैं हम, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो मीडियम ड्यूरेशन के लिए ये काम करेगी, ठीक है, मीडियम है, बीच का ड्यूरेशन है, ऐसा नहीं कि अभी दिया और अभी इफेक्ट खत्म हो जाएगा लाइक प्रोकेन। इसका इंटरमीडिएट आपका ड्यूरेशन है। अगर आपको एनेस्थीसिया कम टाइम के लिए चाहिए, आपका प्रोसीजर ऐसा है जो कम टाइम में कंप्लीट हो सकता है, तो आप लिग्नोकेन को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, ये अच्छी ड्रग है आपकी। और इसके बाद और इसका पेनिट्रेशन जो है, टिश्यू पेनिट्रेशन, वो भी बहुत अच्छा है, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की एबिलिटी है वो लिग्नोकेन या लिडोकेन की बहुत अच्छी है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। और इसका एक और आपका, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि लिडोकेन इसके अलावा इसकी एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टी भी है, अरिथमिया के ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ करते हैं। क्लास 1A-B कैटेगरी में ही आती है। और सॉरी, ये सेकंड था। और लास्ट है हमारा हाईली पोटेंट आ जाएगा, ठीक है, हाईली पोटेंट या पोटेंसी जैसे भी आप मेंशन करना चाहेंगे। इन दिस कैटेगरी वी हैव ब्यूपीविकेन, ठीक है, टेट्राकेन, डेब्यूकेन, ओके, ये ड्रग हैं जो इस कैटेगरी में आती है। इनका जो रहेगा इंडक्शन तो स्लो रहेगा लेकिन लॉन्गर एक्टिंग है, ज़्यादा टाइम के लिए असर दिखाएंगी। तो अगर आपका प्रोसीजर ऐसा है जिसमें लंबे टाइम के लिए आपको एनेस्थीसिया चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया, तो आप इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हो। इस कैटेगरी में ब्यूपीविकेन बहुत फेमस ड्रग है जो यूज़ होती है, बट ध्यान आपको ये रखना है कि ये ड्रग आपकी कार्डियोटॉक्सिक है, तो इसीलिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि जो पर्सन आपके पास आया है हार्ट से रिलेटेड उसे कोई दिक्कत है तो या नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी ड्रग चूज कर लेंगे। सो ये था ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, इसका इतना ज़्यादा नहीं है लाइक जनरल एनेस्थीसिया। तो ये अकॉर्डिंग टू पोटेंसी है, ये बहुत कम पोटेंट है, थोड़ी देर के लिए असर दिखाती है, यूज़ नहीं करते इसे ड्यू टू देयर साइड इफेक्ट, और पोटेंसी इतनी कम है। इंटरमीडिएट इसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए असर चाहिए तो आप हाईली पोटेंट ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट लोकल एनेस्थीसिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।